how to prepare yourself as an entrepreneur. So my question is कि there is lot of information, lot of knowledge, बहुत सारी books हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसे कर लो and these two they have already started और I haven't started और मुझे actually में करना है. I'm doing something but I have to do that. So the topic is entrepreneurship और आप दोनों ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी. आप माइक लेके बताइए. हेलो, मैं आर्किटेक्ट हूँ. आफ्टर इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग आई जस्ट वांटेड टू टच द मार्केट अ बिट मास्टर्स में जाने से पहले, टू नो कि क्या होना चाहिए जो मेरी फील्ड को आगे लेके जाए. मतलब टू गो देयर, टू डू समथिंग. सो मैंने शुरू करा विद अ फ्रेंड एंड वी स्टार्टेड गोइंग टू, जैसे बहुत सारे मॉल्स हैं और जगहें जो ढंग से प्लान नहीं है. सो वी स्टार्टेड मतलब उनके लोगों से, उनके जो उनके ओनर्स हैं उनसे बात करना एंड एवरीथिंग. सो माई जर्नी वॉज मोर ऑफ एक्सप्लोरिंग. बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द जर्नी आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग. आई वॉज सीइंग कि क्या प्रॉब्लम क्या है और मुझे एक्चुअली में कहाँ पे हिट करना है. So now I am towards my masters and first job then masters. अभी तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एक तरीके से. उसके बाद में आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद में जॉब करोगे, उसके बाद में मे बी यू माइट गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. जी बिल्कुल बिल्कुल. आप बताइए. सर मैं फिल्म मेकर टर्न्ड इंजीनियर टर्न्ड यूएक्स डिज़ाइनर हूँ. तो मैं ऐप्स डिज़ाइन करता हूँ. कॉलेज के बाद मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में था बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि यंग हूँ तो थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग करते. तो मुझे एक ईमेल आया एक कपल का. तो दे सेड कि फिजिकल इवेंट्स नहीं होंगे, वर्चुअल इवेंट्स होंगे. हमारा ये आइडिया है. मैं बोला हाँ मुझे डिज़ाइन करना है. तो एक साल मैंने उनके साथ बैठ के डिज़ाइन करा. अब हम उसी स्टार्टअप को ग्रो कर रहे हैं. तो हमने सीड फंडिंग रेस करी है. अब धीरे धीरे लोग हायर कर रहे हैं और सीख रहे हैं. आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्चुअल जो इवेंट्स होंगे, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जूम मीटिंग्स? सर जूम तो बहुत बोरिंग होती है क्योंकि जूम की हर मीटिंग एक जैसी दिखती है. तो हमारे प्लेटफॉर्म पे एक वर्चुअल स्टेज है, एक वर्चुअल लॉबी है. आप घुसते हो, उसमें टीवीज़ है, वर्चुअल एग्जीबिशन है. तो ऐसा लगता है कि आप एक वर्ल्ड में घुस रहे हो. तो हम कंपनीज़ को ही टारगेट करते हैं, छोटी उसमें नहीं करते क्योंकि कंपनीज़ में मार्जिन ज़्यादा है. तो उसी में धीरे धीरे बढ़ तो बिजनेस शुरू हो गया है. यू हैव स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स? हाँ जी सर. वी आर 98 पीपल नाउ. सो यू आर वन ऑफ द को-फाउंडर्स इन दैट कंपनी और लाइक फाउंडर्स तो नहीं बोल सकता क्योंकि आइडिया मेरा नहीं था बट आई एम द वन हु डिजाइन्ड द एंटायर थिंग. व्हाट आई एम आस्किंग इज आर यू एन एंटरप्रेन्योर और यू आर वर्किंग इन दैट कंपनी? आई एम वर्किंग इन दैट कंपनी. ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं बताएं. जो यूएक्स डिज़ाइनिंग है, आर्किटेक्चर भी धीरे धीरे उसी फील्ड में जा रहा है. बेसिकली ये स्पेस एक आर्किटेक्ट ने फिज़िकली डिज़ाइन करी है बट नाउ एवरीथिंग वुड बी डिज़ाइन वर्चुअली. अब धीरे धीरे आर्किटेक्चर एक वर्चुअल वर्ल्ड डिज़ाइन कर रहा है. जैसे बेसिकली वी वुड बी एंटरिंग इनटू इंटरनेट, समथिंग विच इज़ पैरेलल टू इंटरनेट. हम इंटरनेट में एंटर करेंगे एंड स्पेसेस वुड बी देयर वेयर वी कैन पार्टी, वेयर वी कैन एक्सपीरियंस. जैसे हम यहाँ बैठे बैठे वी कैन एक्सपीरियंस अ महल. ओके एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें वो उस तरह से डिज़ाइन होने लगेंगी. सो दिस इज़ अ फील्ड दैट आर्किटेक्चर इज़ गेटिंग इनटू. एंड बट उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? मतलब हाउ आर यू गोइंग टू टैकल दैट? बिकॉज जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है या जो भी आपने बैचलर्स किया या मास्टर्स किया है वहाँ पे तो ये सब आपको सिखाएंगे नहीं. सर वो सारा खुद सीखना पड़ता है. एग्जैक्टली, हर चीज़ खुद सीखनी पड़ती है क्योंकि वो तो अभी है ही नहीं. Exactly. वो तो फ्यूचर है. फ्यूचर में क्या होगा कि जो भी कुछ सो कॉल्ड फिजिकल है वो सब वर्चुअल में शिफ्ट हो जाएगा. वर्चुअली लोग हैंग आउट करेंगे, वर्चुअली पार्टी करेंगे, वर्चुअली शॉपिंग करेंगे. वर्चुअली एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा रियल वर्ल्ड से. मतलब एक बार एक इंसान उस वर्ल्ड में गया Then it would तो ही विल फॉरगेट अबाउट इट कि वो अभी एक्चुअल में ताजमहल के सामने है या वर्चुअली ताजमहल के सामने. तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि आर्किटेक्ट का भी उसमें एक रोल आ जाएगा, नॉट जस्ट द यूएक्स डेवलपर और डिजाइनर बट आपका भी एक रोल आ जाएगा कि हाउ टू प्लान दैट स्पेस, वर्चुअल स्पेस. यू वर सेइंग समथिंग? हाँ बताइए. Yeah, this is what freaks me out. Like everybody is doing so मतलब कोई टेक्नोलॉजिकल बहुत एडवांस है, किसी को स्टॉक मार्केट समझ में आता है. एंड आई एम लाइक फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड स्कूल पे जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी आई डिड एवरीथिंग. लाइक डिबेट करा लो, डांस करा लो, कल्चर फेस्ट करा लो, ड्राइंग करा लो, जो अपॉर्चुनिटी थी वो ग्रैब किया. अभी मुझे लग रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ समथिंग आई कैन डू बट उस पर फिर ये स्किल भी तो चाहिए. और अगर स्किल नहीं है आपके पास तो आपको एक इंसान चाहिए होगा जो आपके लिए डिज़ाइन करके दे. अपने दोस्तों से करेगी क्या मेरे साथ? लाइक अरे नहीं मैं तो जॉब ही करने वाली हूँ. तो लाइक वो टीम भी नहीं मिल पा रही और ना मैं देख पा रही हूँ कि वो टीम कौन होगी, वो ट्रस्ट कौन होगा. अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाती हो, अगर उनके पापा बिजनेस मैन तो उनसे पूछती रहती हो आपने कैसे किया था,
बहुत अलग चैलेंजेस था। पापा से 20,000 लिया और खोल लिया होटल। फिर उनका चैलेंज भी सुनती हूँ कि अच्छा ट्रस्ट का चैलेंज। 20,000 रुपए में होटल खोल लिया उस टाइम, या ढाबा खोल लिया? ढाबा, हाँ, बट नाउ ठीक इट्स होटल। ठीक है। तो इट्स लाइक पूछती रहती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया है कि अभी के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा अलग है और मैं उतनी इक्विप्ड नहीं हूँ। और उसके लिए मैं ये नहीं समझ रहा मैं वो स्किल सीखने लग जाऊँ या किसी को हायर करूँ, और अगर हायर करूँगी तो मेरे पास कोई आएगा ही, क्योंकि मैं तो खुद स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई डोंट नो वेयर टू लाइक कैसे स्टार्ट करूँ। लाइक दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि कैसे स्टार्ट करूँ, क्या स्टार्ट करूँ। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। क्या हमको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बिल्कुल ऐसा है कि मैं कौन सी गाड़ी चलाऊं, कैसे गाड़ी चलाऊं, ये इंपॉर्टेंट है, या पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी होती क्या है? गाड़ी में ये ब्रेक होता है, ये गियर होता है, ये स्टीयरिंग होता है, ये तो हमें पता नहीं है। हम सीधा ही जंप मारते हैं और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। द राइट क्वेश्चन टू आस्क इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास में क्लियर कट है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, फिर सब कुछ बहुत आसान है। बट अगर ये क्लियर नहीं है और ये आपको लगता है कि मुझे पता है, विच मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो रियलिटी है, तो आप स्टक हो। दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच यू आर स्टक। तो माई क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस ऑफ माई सेल्फ, बट जैसे आपने शुरू करा वैसे मेरे फादर ने करा, तो आई वॉज वेरी लकी टू हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई एक चीज़ नहीं है। इट्स नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट जस्ट नॉलेज, इट्स एवरीथिंग। इट्स पर्सनालिटी, इट्स एक्सपीरियंस, इट्स नॉलेज, इट्स कनेक्शंस, इट्स सिक्योरिटी, इट्स एवरीथिंग। और जब हम उसको बैलेंस करते हैं, जैसे गाड़ी सिर्फ गियर नहीं है, इट्स एवरीथिंग। आपके पास स्टीयरिंग आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से गियर में गाड़ी चल रही है, आपके पास ब्रेक है, आपके पास सब कुछ, एक्सेलरेटर है, क्लच है। तो जब आप उन सबको मिक्स करके एक स्पीड में धीरे धीरे बढ़ते हो, रुकते हो, बढ़ते हो, रुकते हो, गिरते हो, बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, पर कॉन्स्टेंटली चलते हो। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर ऑफ कोर्स मेरे पास भी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई लव रीडिंग अबाउट अजीम प्रेम जी या जमशेद जी टाटा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारे लोग जो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे हैड द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी, एंड जैसे वो उस अपॉर्चुनिटी को देख रहे थे, दे फेल्ट एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट इट। मोस्ट केसेस में क्या होता है, अगर बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख भी रही है, दे आर नॉट एक्साइटेड अबाउट इट, बट ये लोग बहुत एक्साइटेड थे। और क्या होता है कि व्हेन यू आर इमोशनली अलाइंड, तो यू हैव इमेंस पावर कमिंग फ्रॉम द इनसाइड। तो आई फील दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली यू बीइंग सेंसिटिव टू अपॉर्चुनिटीज़ दैट एक्साइट यू, एंड देन इन द लॉन्गर रन वो अपॉर्चुनिटीज़ सोसाइटी को भी आगे लेके जाती है, क्योंकि इन सब लोगों ने सोसाइटी को भी बहुत कुछ दिया है। नारायण मूर्ति जी, अजीम प्रेम जी, दे मेक फैबुलस डोनेशंस। डोनेशन से भी ज़्यादा जो अच्छा काम उन्होंने किया है या जो इंपॉर्टेंट काम किया है वो है कि दे हैव क्रिएटेड जॉब्स। उन्होंने जो हमारी कंट्री है उसकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट किया है। वो ग्रोथ की वजह से ही सब कुछ हो पा रहा है। वो जो टैक्सेस आते हैं गवर्नमेंट के पास में, वहीं से तो सब कुछ होता है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि चैरिटी, बिकॉज चैरिटी इज मोर लाइक अ वन ऑफ काइंड ऑफ अ थिंग। बहुत लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं चैरिटी को, बट अगर आप मेरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे, सबसे बड़ी चैरिटी ये है कि किसी इंसान का आप जिंदगी भर के लिए पेट भर दो, और सिर्फ उस इंसान का नहीं, उसकी पूरी फैमिली का। यानी उसको आप जॉब दे दो, वो भी एक सेफ एंड सिक्योर जॉब जहां पर कि रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली डिफाइंड हो और फेयर प्रैक्टिसेस हो, कुछ भी अनफेयर ना हो। जैसे मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो टाटा की जो अलग अलग कंपनीज हैं वहां पर काम करते हैं, एंड आई गॉट टू नो कि वहां पे जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ही फेयर है। तो इससे बड़ी कोई चैरिटी नहीं हो सकती है। तो वन इज दैट। सेकंड, आपने वर्ड यूज किया अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी? अभी हम बात कर रहे थे व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, अब आप आए अपॉर्चुनिटी पे। व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी, और क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को देख करके बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और बाकी लोग ऐसे होते हैं उनके आगे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है एंड दे आर इनडिफरेंट टू इट। वो उसको देखते तक नहीं है। एक्साइटमेंट तो बहुत दूर की बात आ गई। हाँ बताइए। जो भी इंसान अपॉर्चुनिटी को पहले तो देखने की इच्छा चाहिए, फिर अपॉर्चुनिटी दिख जाती है। वहाँ पे दो सिचुएशंस मैंने देखी हैं। एक डर लगता है कि ये इतना सब कुछ कैसे सीखेंगे, फिर उसको कैसे अप्लाई करेंगे। दूसरा होता है कि ठीक है सीख लेंगे एंड लेट्स गो, जैसे जैसे आप रास्ते पे चलोगे वी विल हैंडल। तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम का। अगर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों अपनी प्लेस पे हैं
तो आप करोगे, आप दांव पे लगाओगे अपनी चीज़ों को। पर अगर वो नहीं है, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ये कह रहे हैं कि आपने कंटिन्यूस गलत डिसीजंस लिए हैं, तो आप नहीं लगाओगे। फिर भी अब जैसे मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ जो मेरी लाइफ में बहुत हुआ, फेथ। कभी कभी ऐसा होता है पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हुए, पर उस टाइम अगर आपके पास फेथ है, फेथ को पकड़ लो आप, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रोल प्ले कर सकता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपने वर्ड यूज किया फेथ। फेथ के बेस पर आगे बढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर चाहे फेथ है चाहे नहीं है, अगर आप आगे बढ़ो तो सक्सेस मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हम आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस मिलेगी, अपने आप में फेथ है। जैसे कि मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, आपने एक बार एक बुक के बारे में हमें बताया था, थिंक एंड ग्रो रिच। मैंने वो इस मई 2021 में पढ़ी हूँ। बिफोर दैट आई वॉज टोटली इन डार्कनेस। मैं सबके पास, अपने फ्रेंड्स जो मुझे लगता है कि स्मार्ट हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को सेट किया है, उनसे सलाह ले रही हूँ या फिर आपकी वीडियोस देख रही हूँ। मैं मतलब जितने भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी, मैंने सबको टैप करने की कोशिश करी। एंड समहाउ बाय आई एम अ लिटिल फेथफुल पर्सन, तो मैं ऐसे लक और फेथ वर्ड यूज़ करूँगी। बाय स्ट्रोक ऑफ लक मैंने आपकी वो वीडियो देखी, उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट जस्ट आपको कोई स्किल आनी चाहिए या फिर ये होता है या वो होता है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि सक्सेस इज़ अ प्रोसेस, और जब आपको उस प्रोसेस पे फेथ होने लगता है, देयर फेथ कम्स, नॉट deity and God. I believe in deity and God, but the true basis of faith came from the human's ability to dream about something. क्योंकि एक ड्रीम को एक्चुअल रियलिटी बनाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस लगता है, और अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो फेथ लगता है। अभी आपने बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स यूज़ करे, और अभी हमको एक भी वर्ड का मीनिंग एक्चुअल में क्लियर नहीं है, बट हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस वर्ड यूज़ कर रहे हो, फेथ वर्ड यूज़ कर रहे हो, अभी हमने इससे पहले बात करी एंटरप्रेन्योरशिप की, अपॉर्चुनिटी की। तो अभी इन वर्ड्स को हम छोड़ देते हैं। ये फेथ क्या है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मे बी इसके ऊपर पूरा का पूरा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो सकता है कि जो भी बिजनेस करता है या करती है, उन सबको फेथ होता है तभी करते हैं। तो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 90% लोग फेल हो जाते हैं, और जो सक्सेसफुल होते हैं जरूरी नहीं है कि उनको फेथ होता है। सो व्हाट इज इट? इट इज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। सबसे पहले ये माइंड में क्लियर होना चाहिए, जिसको हम अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी के नाम पे बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हर कोई क्रिप्टो में पैसा लगा रहा है, तुम भी लगा दो, अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी। इज दैट एंटरप्रेन्योरशिप? नो। देन व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? Entrepreneurship is different from an opportunity in the sense, जैसा कि लोग अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। लोग तो गैम्बलिंग को भी अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं। लोग तो जो गेट रिच क्विक स्कीम्स होती है उसको भी अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, देखो ये ज्वाइन करके तुम कितना पैसा कमा सकते हो, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। किस बेस पे? मैंने कमाया तो तुम भी कमा सकते हो। क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप है? It has got nothing to do with entrepreneurship. तो पहले अपॉर्चुनिटी के मतलब को एक्चुअल में समझते हैं क्या है। अपॉर्चुनिटी इज नॉट गैम्बलिंग, अपॉर्चुनिटी इज नॉट गोइंग विद द ट्रेंड। जो सब कर रहे हैं वो करने लग जाओ, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी कहां है? सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस। जो सब कर रहे हैं अगर वही आप कर रहे हो तो उसमें अपॉर्चुनिटी कहां है? वहां तो कंपटीशन है। रियल अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है? कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको या तो अभी कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा है, या कर भी रहा है तो अच्छे से सॉल्व नहीं कर रहा है। ये प्रॉब्लम एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी है, और ये ग्राउंड है एंटरप्रेन्योरशिप का। अगर इतना आपको समझ आ गया है तो आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो हम बहुत सारी चीजों को मिक्सअप कर देंगे, हम वर्ड्स में उलझ करके रह जाएंगे। इस सब में फेथ का कोई रोल नहीं है। फेथ आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा, फायदा कम करेगा। क्योंकि फेथ के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कॉन्फिडेंस। फेथ मतलब क्या? विच इज कमिंग आउट ऑफ डार्कनेस। एक है लॉजिक विच इज नॉट इन द रेल्म ऑफ डार्कनेस। वहां पर आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, जिसके बेस पे एक लॉजिकली एक प्लान बन रहा है। वहां पे किसी फेथ की जरूरत नहीं है। फेथ की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर हमें क्लियर नजर नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और जब आपको नजर नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ क्यों रहे हो? दैट इज रिस्की। रिस्क का ग्राउंड क्या है? फेथ। Can you see that? What I am talking about?
आई एम टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. व्हाट इज दैट? प्रॉब्लम सॉल्विंग. जैसे मैथमेटिक्स है, उसमें फेथ की जरूरत है? नहीं है. उसमें क्या जरूरत है? लॉजिक प्लस यू नीड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स प्लस प्रैक्टिस प्लस यू हैव टू कीप ट्राइंग. हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जिसका सोल्यूशन निकालने में कुछ दिन लगे, तो यू डोंट नीड फेथ, यू जस्ट नीड एन अंडरस्टैंडिंग कि इसमें टाइम लगता है. इट्स अ फैक्ट, इट्स नॉट अ बिलीफ कि टाइम लगता है. आप समझ रहे हो? जैसे रिलीजन और ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज ऑल बेस्ड अपॉन फेथ. क्यों? क्योंकि वो साइंस के दायरे में नहीं है. बट एंटरप्रेन्योरशिप इज इन द रेल्म ऑफ साइंस. इट इज साइंस. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज साइंस. इंटेलेक्चुअल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद साइंस. दैट इज लाइक मोर लाइक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंटेलेक्चुअल स्पेक्युलेशन. इनफैक्ट स्पेक्युलेशन इज नॉट अपॉर्चुनिटी. स्पेक्युलेशन में यू नीड अ लॉट ऑफ बिलीफ. वो आपको फंसा देता है कि आज मैं ये स्टॉक मार्केट में इस शेयर के ऊपर पैसा लगा रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि ये 10 गुना हो जाएगा. तो ये सब क्या है? दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप की जो शुरुआत होती है, दैट इज टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, मे बी इन योर लाइफ और समवन एल्सेस लाइफ, और उस प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से सॉल्व करना. दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. जैसे मान लो पानी की वजह से लोगों को बीमारियां हो रही है, पानी गंदा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी को देखना और एक्साइटेड होना ना. एंटरप्रेन्योरशिप मींस इस प्रॉब्लम को समझना कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है. क्या हो अगर हम साफ पानी दें और उसका एक रीजनेबल अमाउंट चार्ज करें? हो गई बिजनेस की शुरुआत. जैसे मेरे करियर की शुरुआत कैसे हुई? मैंने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया. देखा मॉडलिंग में क्या प्रॉब्लम है. 90% से ज़्यादा जो मॉडलिंग एजेंसीज होती हैं उस टाइम भी और आज भी, वो फ्रॉड है, जेन्युइन नहीं है. वो बेवकूफ़ बनाती हैं लोगों को, पैसे ले लेती हैं लेकिन काम नहीं देती है. ये क्या है? एक प्रॉब्लम है जो मैंने फेस करी. तो मैंने कहा क्या हो कि अगर एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया जाए. अब वो प्रोवाइड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? फोटोग्राफी सीखनी पड़ेगी. सीख ली. क्या उसके लिए मुझे 4 साल का फोटोग्राफी का कोर्स करना पड़ेगा? नॉट रिक्वायर्ड. कोई पूछता ही नहीं है कहाँ से किया, कितने का किया, 2 हफ्ते का किया, बस. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया. फिर जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि ये अकेले मेरी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, ये तो सबकी प्रॉब्लम है, ये हजारों लाखों लोगों की प्रॉब्लम है. तब जब मुझे वो नजर आया तो मेरी जो विजन है वो बड़ी होने लग गई. बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं कुएं से निकल करके एक नदी में चला गया, फिर देखा अच्छा ये तो और बड़ा है, फिर एक समुद्र में चला गया. ये गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. ऐसे बिजनेस बड़ा होता है. हम क्या गड़बड़ करते हैं? हम हैं एक्चुअल में कुएं में और बातें करते हैं समुद्र की कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, उसके लिए मुझे ये चाहिए, वो चाहिए. अरे भैया पहले कुएं को तो कॉन्कर कर लो. कुएं की जो प्रॉब्लम है उसको तो सॉल्व कर लो. बाद में नदी की प्रॉब्लम के बारे में सोचना जब आप एक्चुअल में नदी में पहुंच जाओगे. ऐसे स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से समझना होता है. जैसे आपने निरमा ब्रांड के बारे में सुना होगा. उनकी शुरुआत कैसे हुई थी? मतलब शायद पढ़ा था ये साइकिल पे लेकर बेचने जाते थे. हाँ, अब ये स्टोरी सही है या नहीं है आई डोंट नो, बट जो भी आप कह रहे हो मैंने भी वही सुना है कि वो साइकिल पे ले करके अपना कुछ बनाया और बेचते थे घर घर जा करके. तो लोग उनसे क्यों खरीदते थे? क्योंकि जो और कंपनीज की जो सोप्स आती थी वो या तो महंगी थी या फिर वो इतना अच्छा काम नहीं करती थी. उन्होंने दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया. सस्ती और ज्यादा अच्छे से सफाई. बस इतना ही तो है एंटरप्रेन्योरशिप. और क्या है? लोगों ने यूज किया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने वापस से ऑर्डर किया. उन्होंने जब ऑर्डर किया तो उन्होंने दोबारा से बनाया, दोबारा से दिया, फिर वहां से पैसा आने लगा, फिर वो बिजनेस बड़ा हो गया. हम कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को इतना? व्हाई डू वी मेक इट सो कॉम्प्लेक्स कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी सिंपल. सो कॉल्ड ये जो स्टार्टअप वर्ल्ड है उसकी तरफ जो रेस लगी हुई है, दैट इज डिफिकल्ट. बहुत बार क्या होता है स्टार्टअप वर्ल्ड में, लोगों के पास में एक प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल नहीं होता है. वो प्रॉफिटेबिलिटी को दिखा नहीं सकते एक पेपर के ऊपर कि वहां क्या होगा, कैसे होगा. बातें होती हैं कि ये होगा, वो होगा, वो होगा 10 साल बाद, 20 साल बाद. मतलब एक्चुअल में कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा.
इसी वजह से उसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स जिनको फंडिंग मिलती है उसके बावजूद वो फेल हो जाते हैं। और सिर्फ फंडिंग नहीं मिलती है, पूरा का पूरा एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। जो वेंचर कैपिटलिस्ट है जो उनको फंड कर रहा है वो साथ में अपनी पूरी टीम भी उनकी आती है, उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस भी आता है, उनका एक्सपर्टीज भी आता है, उसके बाद भी वो फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज वो एक्चुअल में मोर ऑफ अ फैड है, एक ट्रेंड है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। देखा यूएस में, अच्छा वो स्टार्टअप शुरू हुआ है, उसको सीरीज ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, उसको इतनी फंडिंग मिल गई, चलो उसी आइडिया को मैं इंडिया में अब शुरू कर देता हूं। दे आर नॉट एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम, दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन कि मेरे स्टार्टअप को फंडिंग मिल जाए, एंड आई वांट टू बी द नेक्स्ट यूनिकॉर्न, आई वांट टू बी द नेक्स्ट $1 बिलियन कंपनी। तो वो ट्रैप है, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एंटरप्रेन्योरशिप। अभी जिनका भी आपने नाम लिया, अजीम हशम प्रेम जी और JRD टाटा, इन्फोसिस के जो मिस्टर नारायण मूर्ति हैं, दे वर एंटरप्रेन्योर्स एट हार्ट, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को देखा, उसको सॉल्व किया। तो ऐसे समझना होता है स्टेप बाय स्टेप। एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअल में बहुत आसान है, बट होता क्या है कि हम उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपने माइंड में कि हम या तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, करते भी हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, स्टक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लियरली हमें पता ही नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। एक थॉट है जो आपके माइंड में होना चाहिए। जिस दिन आपने शुरू किया वहां से लेकर के एंड तक, और उसी थॉट पे आपको चलना है अगर एक्चुअल में कुछ बड़ा करना है तो। एक बुक है गुड टू ग्रेट, आपने शायद पढ़ी होगी, आई एम नॉट श्योर, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो जो कंपनीज गुड होती हैं, यानी कि मीडियोकर होती हैं, वो ग्रेट कैसे बनती है, उस बुक में उन कंपनीज की बात नहीं करी गई है जो ऑलरेडी ग्रेट थी या ग्रेट है, जो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही थी, बल्कि बात करी गई वो कंपनीज गुड थी, या तो उनकी ग्रोथ रेट बहुत ही कम थी या ना के बराबर थी, फिर एकदम से ही एक्सेलरेट हुई, एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद वो ग्रो होती ही चली गई, उसके बाद वो ग्रेट बन गई। तो ऐसा क्या हुआ? उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है कि एक चीज आपको सही करनी आनी चाहिए, बस। यानी एक प्रॉब्लम है, पहले उसको आइडेंटिफाई कर लो और उसको अच्छे से सॉल्व कर दो। बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है, प्रॉब्लम होती ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी होती है, सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या? उसका ग्राउंड क्या है? आपकी ग्रीड, यानी आपको कुछ नजर आ रहा है which may or may not be based upon reality, ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल अलग है। कस्टमर के पास आप लेकर के गए अपनी ऐप, सो कॉल्ड, बहुत लोग, ये एप्स का बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल। जिससे पूछो स्टार्टअप में क्या कर रहा हूं, अपनी ऐप बना रहा हूं। अरबों खरबों एप्स ऑलरेडी हैं, हाउ इज योर ऐप डिफरेंट, हाउ इज इट एडिंग सम काइंड ऑफ वैल्यू टू द यूजर? उसका क्लियर कट आंसर नहीं है उनके पास में, बस उनको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। बढ़िया सी ऐप बना दी, बढ़िया मतलब क्या, जो उनको बढ़िया लगती है। जब वो ऐप फाइनली किसी के मोबाइल में गई, उन्होंने 1-2 दिन रखी क्योंकि ऐड देखी थी कहीं पर, तो डाउनलोड करी, 1-2 दिन यूज किया, हटा दिया, बेकार है। एंटरप्रेन्योरशिप को हम ये समझते हैं कि बहुत ही ग्लैमरस वर्ल्ड है, ऐसा नहीं है। यहां पर भी हर्ड मेंटालिटी चलती है, क्योंकि आदमी का जो दिमाग है, आदमी औरत व्हाटएवर, उसका जो दिमाग है वो तो वैसा ही है ना, वो प्रिमिटिव है, जानवरों के जैसा है, यानी कि वो हर्ड में चलता है, वो वही करता है जो सब कर रहे होते हैं। तो देखने में लगता है कि वो एंटरप्रेन्योर कुछ अलग कर रहा है, बट एक्चुअल में वो वही कर रहा होता है जो सब कर रहे होते हैं। सब क्या कर रहे हैं? सब बेसिकली फंडिंग को सीख कर रहे हैं, तो वो भी फंडिंग को सीख कर रहा है। अब वो क्या देखेगा कि फंडिंग मिलती कैसे है। अब जैसे जिसको मिली उसको तो मिल चुकी है, 1-2 प्लेयर्स आ गए ना, तो गैप फिल हो चुका है। अब वहां पे तीसरे की, चौथे की या 10वें की जगह ही नहीं है, बट हजारों लाखों लोग उसी में ट्राई कर रहे हैं। इसको इमेजिन कर लो, यहां पर 4 चेयर्स पड़ी हैं, बट यहां पर लाखों लोग हैं जो इन्हीं चेयर पे आकर के बैठना चाहते हैं। तो हाउ दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वर्ल्ड में हो रहा है? हाउ इज इट डिफरेंट? इट्स नॉट डिफरेंट। वहां भी सक्सेस रेशियो अगर देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दैट इज 0.1%, 0.01%, व्हाटएवर। स्टार्टअप वर्ल्ड में भी यही है। कितने लोग फंडिंग सीख करते हैं, उसमें से कितनों को मिलती है? तो फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। बट मैं जिसकी बात कर रहा हूं, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्पेकुलेशन, दैट हैज गॉट
nothing to do with following a trend, that has got nothing to do with so-called opportunity. That is simple problem solving. आप मुझे प्रॉब्लम बताओ, ये छोड़ो कि आपको क्या करना है क्या नहीं, मैं आपको बताऊंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कैसे एक बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। जैसे आपको क्लियर नहीं है कि मेरे माइंड में 1000 थॉट्स आते हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, जा करके मैं औरों से बात भी करती हूँ, लेकिन लोग मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि अभी आपको खुद को ही क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है। जब आपको क्लियर होगा तभी तो लोग जुड़ेंगे आपके साथ आकर के। जैसे अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो आप किस आदमी का जाकर के हाथ पकड़ोगे? अगर आप खुद नहीं देख सकते हो तो किसी ऐसे इंसान का जो देख सकता है। अब आप बताओ कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपने या तो खुद फेस करी हो या यू आर पैशनेट अबाउट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, जो आपको क्लियर नजर आ रही हो कि दुनिया में लोग फेस कर रहे हैं और इसका अभी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। So many problems, like so many. Like Tell me first, about the biggest problem, not the so many biggest problems. problem of my life is food. I live in a PG. I see the channels जहाँ पे मुझे पता है कि अच्छा ये वाला नमक नहीं खाना चाहिए because it's not good for I have PCOD also. तो आई नो कि किस तरह का तेल अगर रिप्लेस कर देंगे तो पकौड़े तल के खाओ, हेल्थ को कुछ नहीं होगा। अगर तुम सरसों के तेल में खाओगे तो पकौड़े खाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कि तुम रिफाइन में खाओगे तो प्रॉब्लम है। इस नमक को चेंज कर दोगे तो तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लोग बहुत माइंडलेसली कर रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देसी की सब्ज़ी का कलर अच्छा नहीं है यार, तो सब्ज़ी नहीं खाऊंगे। और पीजी में जो खाना आता है उसमें भी प्रॉब्लम है। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से जाके उनकी इंग्रेडिएंट्स को रिप्लेस कर देते हो। तुम 10 रुपये वाला नमक लेते हो, कोई बात नहीं, 30 वाला हम नमक डाल देंगे, हेल्थ भी सही हो जाएगी। प्लस माई ब्रदर वॉज लाफिंग एट मी, मैंने कहा मैं आयुर्वेदिक फुल्की स्टार्ट करूँगी कि फुल्की खाना है ना तो आटे की फुल्की होगी और ऑयल का तेल में होगा और मसाला अच्छा होगा, खाते रहो फुल्की। तो पापा जय कम से कम 5 दिन से आयुर्वेदिक फुल्की स्टार्ट करेगी, तुझे बस पढ़ना नहीं है बस ये। तो आई थिंक ये फूड वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है। पीजी में आप रहते हो और वहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। Why are you so passionate about this problem? Are you passionate about this problem? Yes, because I want to fit in my clothes and I know कि पूरी दुनिया की लड़कियाँ चाहती है फिट करना और उसका सबसे मेजर खाना है। कुछ भी कर लोगे तुम, खाना सही नहीं खाओगे, तुम कितनी भी एक्सरसाइज करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। खाना सही खाओ, एक्सरसाइज 10 मिनट की वॉक कर लो। मेरे को मतलब मैंने इस चीज़ पे इतना ज़्यादा कर लिया ना, खाने की रिसर्च, एक्सरसाइज की रिसर्च, इंटरमीडिएट फास्टिंग, बॉडी माइंड, मुझे उसकी नॉलेज है और मेरी वो स्किल नहीं है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से तो लोग वो मेरी स्किल समझते हैं, लेकिन मेरी स्किल ये है, आई कैन टेल कि तुम वेट क्यों नहीं रिड्यूस कर पाए, आई कैन टेल कि इस खाने में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा इसमें ये आयरन की कमी कैसे, आई नो दैट थिंग। आपने खुद ने लूज किया वेट? येस, बट इट्स लाइक मोटू पतलू चलता है मेरे साथ। कभी कम हो जाता है, अभी एग्जाम आ रहा है कैट का तो पढ़ना होता है तो टाइम निकाल नहीं पा रही हूँ, तो पार्क में जाऊँगी तो आई नो की मतलब इट्स लाइक गेन होता है, गेन कम हो जाता है, लेकिन आई नो द प्रोसेस इज वेल और वो वर्क भी करता है। दूसरों के लिए बता भी सकती हूँ, लेकिन देर लाइक वाई विल आई हियर यू। अगर मैं तुम कुछ सही भी बता रही हूँ कि ये मत खाओ तो पीपल आर लाइक मैं क्यों सुनूँ, मुझे नहीं करना। तो ये अवेयरनेस कैसे आएगी? और प्रॉब्लम ये भी है कम्फर्ट जोन। इट्स लाइक आई कैन सी अभी मैं टीचर में हूँ, उसके बाद ये कर लूँगी, उसके बाद ये कर लूँगी, इट्स लाइक सेट। इसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम है तो कभी कभी ये भी होता है कि ठीक है कल कर लूँगी, अच्छा एग्ज़ाम के बाद कर लेती हूँ। अब जैसे ही एग्ज़ाम पास में आ रहा है और आई नो कि मैंने पूरी दुनिया को अब बोल के रखा है कि इसके बाद मैं पढ़ाई पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, दिस इज़ द लास्ट चांस आई एम गिविंग, बिकॉज 1 साल पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ के देख लूँ। तो अब डर लग रहा है, अब लग रहा है अब तो कुछ करना ही पड़ेगा और अब वो डोर्स नहीं दिख रहे हैं। अब इट्स लाइक कि हाँ प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है, रेस्ट रूम की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम सेलेक्ट करूँ? सारी तो प्रॉब्लम फेस करी है, होटल्स की प्रॉब्लम फेस करी है, ये सीट फंडिंग वाला थेल्स फेलोशिप एंड ऑल दैट मैंने डाला कि हाँ ठीक है फंडिंग मिल जाए, बिल्कुल सही, क्या करूँगी उस फंडिंग का? 20 लाख दे देंगे तो कहाँ लगाऊंगी? अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। Do you have something to say? सर जस्ट वन थिंग, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे थे तो देयर समथिंग दैट ट्रूली हेल्प मी एंड दैट इज़ की बीइंग वेरी केयरफुल कि आपके पहले 4-5 कस्टमर्स कौन है। बिकॉज जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एजम्पशंस के बेस पे चलते हैं कि ये प्रॉब्लम है। फिर जब आप पहले 5 कस्टमर से बात करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये सारी एजम्पशंस थी और प्रॉब्लम कुछ और थी। बट फ्लिप साइड ये कि अगर वो 5 कस्टमर्स गलत है तो वो आपको गलत फीडबैक दे देंगे और फिर आपका प्रोडक्ट ही पिवट हो जाएगा। कि जब आप बिल्कुल नए आते हो तो आपको होता है यार मुझे बताओ ना गलती क्या है। अगर कोई इनकरेक्ट आदमी आपके प्रोडक्ट को उस टाइम पे शिफ्ट कर दे तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो मेरे को ये लगता है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करो बी वेरी केयरफुल कि आपके इनिशियल 5 कस्टमर्स कौन है, क्योंकि उनका फीडबैक बहुत फंडामेंटल होता है टू योर प्रोडक्ट ग्रोथ। इसको इस तरीके से देखो, बेसिकली क्या है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपके कस्टमर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज बोलते हैं ना कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ऐसा नहीं है, क्योंकि कस्टमर तो कुछ भी बोलेगा,
फॉर एग्जांपल जब हमने अपना साइट को लॉन्च किया तो कस्टमर्स ने बोला कि यार आपके पास में इस तरह की इमेजेस नहीं है, तो हम कुछ भी कर लें हमारे पास सब तरह की इमेजेस तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा है, आप किसी शोरूम में गए और जा करके बोला कि आपके पास में ना इस तरह के कपड़े नहीं हैं, तो अब उस शोरूम वाले को ये समझना है कि मेरे पास में लिमिटेड जगह है, अगर मैं ऐसे हर एक की सुनने लग गया और अपने शोरूम को पूरा भर दिया तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, वहां पे चलने की जगह नहीं बचेगी। तो उस टाइम पे उसको क्लियर होना चाहिए कि वो मेरी विजन के साथ में फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी आपने प्रॉपर्ली क्या उस गैप को आइडेंटिफाई किया है, क्या उस प्रॉब्लम को समझा है, क्या वो उस प्रॉब्लम से कनेक्ट हो रहा है, या वो कस्टमर ऐसे ही कुछ भी फालतू का बोल रहा है। बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो इन्होंने खाने का काम शुरू कर दिया और कस्टमर ने आकर के बोला आपके पास खाना तो मिलता है लेकिन कपड़े नहीं मिलते, तो अब आप क्या कपड़े भी निकाल दोगे? या फिर वो कहेगा खाना तो मिलता है आपके यहाँ पे, हेल्दी तो है, लेकिन मान लो साउथ इंडियन में इस तरह का खाना नहीं है। तो अब अगर आप सब कुछ करने लग जाओगे तो आपके पास में एक छोटी सी किचन है, सब कुछ कैसे करोगे? यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? तो ऐसा नहीं कि कस्टमर जो भी बोलेगा वो आपको करना है, क्योंकि वो करने लग गए तो अब आप पागल हो जाओगे, क्योंकि फोकस आउट हो गया ना। आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी जो जड़ है वो ये है कि आपका माइंड दो जगह पे चल रहा है। एक MBA की तरफ चल रहा है जिसके साथ में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, एक फ्यूचर जुड़ा हुआ है, जॉब जुड़ी हुई है जिसके साथ में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ से आप एंटरप्रेन्योरशिप भी करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है मेरी कुछ वीडियोस देख ली हैं, वहाँ से दिमाग ख़राब हो गया है, या फिर इधर उधर से सुन करके लोगों की बातें ये वो, तो दिमाग में दो चीज़ें चल रही हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ कि MBA करो, उसके बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब करो, फिर ये करो वो करो, करियर और ये वो व्हाटएवर। तो पहले तो ये कन्फ्यूजन चल रहा है। तो पहले आपको ये समझना है कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ। अब ये फैसला आपके लिए मैं नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। अब आपको अपने आप से पूछना है, हाउ श्योर यू आर अबाउट क्रैकिंग कैट। इफ यू आर श्योर तो फिर अब आपको ये फालतू की चीज़ें जो भी है दिमाग से हटा करके पूरी तरह से वहाँ पे फोकस करना है। उसके बाद भी कर सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप, किसने रोका है? बेस्ड अपॉन योर स्किल्स, योर एबिलिटीज, योर वे ऑफ वर्किंग। ये नहीं कि मैं कर लूंगी, मैं कहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। आपने पास्ट में कुछ किया है क्या ऐसा? मान लो उसको क्रैक करने के लिए दिन में 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो पहले आपने कभी पढ़ा है क्या? आप कहोगे नहीं मैंने आज तक 1 घंटा तो पढ़ा है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप क्रैक नहीं कर पाओगे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके क्रैक करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इफ यू आर श्योर कि मैं क्रैक कर लूंगी, नॉट बेस्ड अपॉन सम फेथ बट बेस्ड अपॉन लॉजिक, तब तो वहां पे अपनी एनर्जी लगाओ। बट अगर लॉजिक और डेटा ये कह रहा है कि आप क्रैक नहीं कर पाओगे, तो फिर तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया, 1-2 साल खराब करने वाली बात हो गई। तो अब क्या करो? अब आपके अंदर से आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। पहले ये देखो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब में से सबसे ज्यादा पैशन आपके अंदर कहां से आ रहा है, वो मैं देख पा रहा हूं आपकी बातों में, वो फूड से रिलेटेड आ रहा है। तो आज की डेट में तो बहुत आसान है, जैसे पहले अगर आपको करना होता तो बहुत मुश्किल था, आपको एक डिलीवरी बॉय भी चाहिए या खुद डिलीवर करना पड़ेगा। देखो बिजनेस में 4 चीजें होती हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट आपके माइंड में क्लियर है कि प्रोडक्ट क्या है, हेल्दी खाना, टेस्टी खाना, सस्ता खाना, तीनों चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। प्रमोशन की आपको जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अब आपको घर घर जाकर के बेचना नहीं है। अगर एक मार्केट प्लेस पे आप आ जाते हो, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, अगर उस पर आप आ जाते हो तो उसके बाद में आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। कोई आपके घर से पिक करेगा, वो डिलीवर करेगा, वो अपने चार्जेस लेंगे डिलीवरी के। तो अब आपके लिए क्या रह गया? सिर्फ प्रोडक्ट और प्राइस। प्राइस भी इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि शुरू में आपको क्या करना है कि जो अफोर्डेबल हो आपके खुद के लिए या आपकी फ्रेंड सर्कल में, इसमें उसमें, वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। कभी भी किसी से ये मत पूछो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहां फंस जाओगे। आप अगर अपने रिलेटिव से, अपने घर वालों से ये पूछोगे ना कि आइडिया कैसा है, तो वो क्वेश्चन ही गलत है। आस्क देम अ स्पेसिफिक क्वेश्चन कि अगर आपको यहां से अपना खाना मंगाना है डेली, क्योंकि एक बार मंगाए तो आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। आपको क्या चाहिए? जो लोग पीजी में रह रहे हैं वो डेली मंगाए और तीनों टाइम मंगाए, या चलो ब्रेकफास्ट खुद भी कर लेते हैं तो लंच और डिनर आपसे मंगाए। तो अगर डेली के ऐसे 100 कस्टमर भी आपको मिल गए, जो बहुत ज्यादा नहीं है, अगर दिल्ली की बात करी जाए तो लाखों स्टूडेंट्स हैं जो पीजी में रह रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम सबकी है। उन लाखों में से आपको कितने चाहिए? कैलकुलेट करते हैं। अगर 100 मिल गए आपको जो लंच और डिनर आपसे मंगा रहे हैं, एवरेज प्राइस क्या होगा? वैसे टिफिन का 60 होता है, अगर मैं हेल्दी हूं तो 70 हो जाएगा। मानो आप 60 ही रखते हो,
वो तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लेंगे, कॉस्टिंग पे हम कम कर लेंगे ना। आप इसको ऐसे देखो, ना आप सस्ता रखते हो ना महंगा रखते हो, क्योंकि अगर 60 रुपए का मिल रहा है, आपने 70 कर दिया तो सामने वाला सोच में पड़ जाएगा कि महंगा है, क्योंकि वो 70 नहीं है ना उसके लिए 140 एक दिन का है, मतलब महीने का 4200 है खाने का, इसको ऐसे समझो। तो आप उसको ना बढ़ाओ ना कम करो। आप ये देखो मार्केट ऑपरेटिंग रेट क्या है, वो आपने कहा 60 रुपए है, 60 रुपए में वो क्या दे रहे हैं उनसे मंगा लो। ये R&D हो गई, 4-5 लोगों से मंगा के देखो, आपने देखा अच्छा वो ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो एक तो आपने ज्यादा दिया और प्लस लोगों को थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे जब कहीं से जूस पीते हो तो जूस इतना अच्छा नहीं लगता, जब एंड में वो जो बचा हुआ थोड़ा सा देता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है, फिर इंसान दोबारा जाता है उस जूस की दुकान पे। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा कुछ एडिशनल दिया या थोड़ा सा कुछ ऐसा दिया जो और लोग नहीं दे रहे हैं, जिससे कि मजा आ गया। मे बी हेल्दी मीठा या मे बी समथिंग एल्स, आई एम जस्ट थिंकिंग कि ऐसा क्या दोगे। हो सकता है थोड़ी सी नमकीन या कुछ भी ऐसा कि खाने के साथ में थोड़ा बोरिंग है तो थोड़ा सा कुछ करारा आ गया, थोड़ा सा कुछ मीठा आ गया, थोड़ा सा कुछ कर दिया साथ में, ताकि वो एक्चुअल में मजा आए और हर बार कुछ अलग होए, ताकि उनको एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहे कि दोपहर को कुछ और, नहीं तो बोरिंग हो जाता है ना सेम सेम सेम। फिर वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, वो किसी और से मंगाएंगे। तो आपने डिसाइड कर लिया कि हफ्ते में 7 दिन में मैं रोटेट कर दूंगी। मे बी उसको ऑप्शन दे दिया, आजकल तो उनके पास में ऑप्शन होता है सिलेक्ट करने के लिए कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। एड ऑन में एड ऑन को सस्ता कर दो ना, मे बी 5 रुपए 10 रुपए, ऐसे करते करते 60 रुपए का आप 70 रुपए 80 रुपए पे पहुंच जाओ, डायरेक्टली मत पहुंचो। तो अगर आपने ये किया और आपको 100 लोग भी मिल गए जो महीने का 4000 रुपए का आपसे खाना खरीद रहे हैं, 4000 कैसे आए ये क्लियर है ना, 60 इंटू 2, 2 मील यानी कितना हो गया 120, 120 इंटू 30 कितना हो गया 3600, ठीक है। 3600 रुपए एक पर्सन से आपके पास में आया, यानी 100 लोगों से कितना हो गया 3,60,000। उसमें से आपका एक्सपेंस निकाल देते हैं। एक्सपेंस कितना होगा, आपने कुछ वर्किंग करी होगी या कुछ कैलकुलेशंस करी होंगी। अगर 60 रुपीज़ है वो खाना तो 30 रुपीज़ ही पड़ता है, प्लस जो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप सेल कर रहे हो उनका भी कमीशन है और है वो सब है। तो अगर मैं मानूं आपका मार्जिन ऑपरेटिंग एक्चुअल में सिर्फ 25% ही आता है, फूड में वैसे इससे ज़्यादा होता है मार्जिन, बट मैं मानता हूँ एंड में सब काट पीट के आपके हाथ में 25% बचता है। तो आपकी रेवेन्यू कितनी हुई एक महीने की 3,60,000, उसमें से आपने कितना कमाया 25%, दैट इज क्लोज टू अराउंड नियर अबाउट 80,000। तो 80,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया एक महीने में। और ये स्टार्टिंग है, अगर इस काम को और अच्छे से करोगे तो वर्ड ऑफ माउथ भी फैल सकता है, यानी जिसको अच्छा लगा एक्चुअल में अगर आपके खाने में कुछ ऐसा हुआ जो औरों से बिल्कुल अलग है, I'm not cook, I have to arrange तो that सीख लो also. कुकिंग क्या है, कुकिंग क्या होती है, बहुत मुश्किल है क्या, मेरे को भी आती है बेसिक कुकिंग। तो कुकिंग में क्या है, कुकिंग के छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, प्रॉपर आपको कुक बनने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं ना। कुक अरेंज नहीं करना होता है, खुद करना होता है। कुक की शुरू में क्या जरूरत है, अभी आप कुक अरेंज करोगे तो बेकार में आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, ध्यान से समझना मेरी इस बात को। चाहे तो आप एक कुक भी अरेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। और प्लस आप जब खुद ही नहीं समझते कि कुकिंग क्या होती है, आप किसी को क्या समझाओगे। उस कुक को जैसे आप कुछ बोलोगे ना करने के लिए, वो हंसेगा या हंसेगी, वो कहेंगे पता तो कुछ है नहीं मैडम को, ऐसी कुछ भी आकर के बोलती रहती है। अगर मैं फोटोग्राफी के बारे में जाकर के अपनी कंपनी में किसी को कुछ बोलूंगा तो मुझे पता तो होना चाहिए अपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। नहीं तो वो कहेंगे कि ये बाबू तो बेवकूफ है, कुछ भी बोलता है। यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। तो उसके दो बेनिफिट हो रहे हैं, एक आप कुकिंग सीख रहे हो, और कुछ नहीं तो अगर काम नहीं भी चला लाइफ में, कुकिंग तो काम आएगी, खुद के तो काम आई जाएगी। अगर कुकिंग का आपने बेसिक सा कोर्स कर लिया 5-10 हज़ार रुपए का कहीं से, तो आपका गया क्या, एक हॉबी की तरह देख लो। और घर से आपने शुरू किया, अगर पूरे महीने में 10 ऑर्डर भी आए तब भी आपका गया क्या, कुछ भी नहीं। और जब ऑर्डर बढ़ जाएंगे तो कुक रख लो और उस कुक को खुद ट्रेन करो। अब अगर वो कुक नहीं भी है तब भी आप उसको कुक बना सकते हो, अगर आप खुद कुक हो तो। जैसे हमारी कंपनी में जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने एक्चुअल में कहीं से कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया हुआ है फोटोग्राफी का, उन सबको मैंने सिखाया है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इट्स सिंपल एक्चुअली, बट हम करते क्या, हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जैसे आप घर पे जाकर के बात करोगे, मेरे को कुक को रिक्रूट करना है, अच्छा उसकी सैलरी है 15,000 रुपए, वो कहेंगे चुपचाप बैठ जाओ,
बट अगर आप खुद कुकिंग का कोर्स करने जा रहे हो तब तो मुझे नहीं लगता कि आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम होगी किसी तरह की। खुश हो जाएंगे। क्यों? बैक टू द बेसिक, यही तो चाहते थे। खाना बनाओगी, रोटियां बनाओगी, मैं सिखा देती हूँ, मम्मी सिखा देगी, अम्मा सिखा देगी, अम्मा की रेसिपी कितनी अच्छी होती है। तो बहुत लोग बैठे हैं सिखाने वाले, वहां से सीख जाओगे, नहीं तो प्रोफेशनली भी सीखो और उनसे भी सीखो, सबसे मिला करके सीखो ना। खुद पहले एक कमाल के कुक बनो ना, तभी तो एक्चुअल में यू आर पैशनेट अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नहीं तो यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन मनी, कि मैं फटाफट से कुक रखूंगी, उसको इतना सैलरी दूंगी, इतना यहां से ये बिक जाएगा, फिर इतने पैसे आ जाएंगे। नाउ यू आर लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी, नॉट द प्रॉब्लम। द रियल प्रॉब्लम इज नॉट कि अच्छा खाना नहीं है, अच्छा खाना मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लोग जो कि पैशनेट हैं कुकिंग को लेकर के, जो उस कुकिंग में सिर्फ कुक ना करें बल्कि अपना पूरा पैशन उसमें झोंक दे, ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो इफ यू कैन बी वन ऑफ देम, तो ये आपकी फाउंडेशन हो गई आपकी कंपनी की। इसके ऊपर अब आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। ऐसे बहुत कम लोग सोचते हैं। करते क्या है, बिजनेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल करता चला जा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। आसपास में पैम्फलेट निकलवा दो, न्यूज़पेपर्स आते होंगे आपके घर के आसपास में, यहां पे वहां पे, उसमें पैम्फलेट डलते हैं। मानो एक पैम्फलेट पड़ा आपको 50 पैसे का, तो 10,000 पैम्फलेट कितने के हो गए? 5,000 रुपए के। 5,000 पैम्फलेट्स आपने बंटवाए किसी ऐसे एरिया में अपने घर के आसपास में जहां पे आपको पता है पीजीज बहुत ज्यादा हैं। पीजीज का भी एक हब होता है। कुछ ऐसे एरियाज हैं दिल्ली में जहां पे बहुत ज्यादा पीजीज हैं वहां पर, तो स्पेसिफिकली वहां पे हेडलाइन में मेंशन करो। तो अगर इस तरह से आप आगे बढ़ते हो और इस तरह से आगे चलते हो, तो ना तो कोई रिस्क है, टाइम रिस्क है। टाइम क्यों रिस्क है? क्योंकि अगर आपने उसको रूल आउट कर दिया है, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे क्या पूछा कि इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट क्रैकिंग कैट। नो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज कि पहली बात तो फेलियर का एक वो रहता है कि फेल हो गए तो क्या, प्लस ये जो माइंडसेट है कि तुमने इतने साल से सेम चीज़, लाइक मेरे पापा एग्जांपल देते हैं कि तुम 99 रन बनाने के बाद तुम कह रही हो कि अब तुम्हें बैटिंग नहीं करनी है, तो तुम पूरे ज़िंदगी पढ़ ही क्यों रही हो अगर तुम्हें कुछ अलग करना है। दैट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन मैंने ये चीज़ करी। क्या अभी हम एक बार को जो और लोग कहते हैं फैमिली में, इसमें उसमें, उनको सबको एक बार साइड में रख सकते हैं? अभी आपकी बात करें, क्लियर? फैमिली इज पापा ना, वो कैसे आपके बारे में गलत बोल सकते हैं? नहीं नहीं, दैट इज ओके, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि उनको कैसे डील करना है वो आपके पापा है, मेरे पापा तो नहीं है, तो आप अपने आप देखोगे कि उनसे कैसे डील करना है, राइट? अभी हम वहाँ नहीं जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि जहाँ से इस टॉपिक को हमने शुरू किया था आज के सेशन को, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। आपको क्लियर हुआ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? हाँ, अब इसके साथ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपके घर वाले सपोर्ट करेंगे, आपके नहीं करेंगे, तो दैट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट। जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हो, अपने प्रोफेसर को बोलोगे मैं MBA तो कर रही हूँ, आप मुझे पढ़ा भी रहे हो, लेकिन बाद में मेरे जो इन लॉज है मुझे नहीं लगता मुझे जॉब करने देंगे। वो कहेगा तो मैं क्या करूँ? तो दैट्स योर प्रॉब्लम। तो वो कैसे सॉल्व करना है वो आप देखो, करना है नहीं करना है। बट अभी बिजनेस मॉडल क्लियर हो गया आपको, उसमें क्या चैलेंज है बताओ? ये हमने कर लिया और हमने 2-3 साल किया, लाइक हम कर रहे हैं और थोड़ी बहुत ग्रोथ मिल रही है, पर 1 मिनट, 2-3 साल कहाँ से आ गया? 2-3 महीने क्यों नहीं? 2-3 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा आपको। अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग तरीके से टाइम फ्रेम होता है। जैसे मैंने फोटोग्राफी करी तो मेरे को 15 दिन में, 1 महीने में रिजल्ट दिख गया। मैंने एड निकाली, लोग आए, उन्होंने शूट कराया, मुझे पैसा मिला, एड का खर्चा बाहर हुआ, 10-12 हज़ार रुपये एड का खर्चा था, 20-21 हज़ार रुपये मिला, काम खत्म, 8-10 हज़ार रुपये कमा लिया, वहां से शुरुआत हो गई। तो एक बात समझनी है अच्छे से कि आपके पास में रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये पैरामीटर है आपकी सक्सेस का और फेलियर का। अगर आपने जो खाना बनाया उसमें रिपीट ऑर्डर्स आए, जो 2-3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पता लग जाएगा, तो इसका मतलब उनको आपका जो प्राइस है, जिस भी लेवल पे आपने प्राइस किया हुआ है अपने प्रोडक्ट को, प्लस आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसका टेस्ट है, वो सब पसंद आ रहा है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड, इसमें इस तरह का नमक है, ये सब बताओगे आप वहां पर, कितनी कैलोरीज हैं, कितना क्या है, ये सब हो ही रहा है। बट और ज्यादा अच्छे से आप देखोगे कि मैं और ज्यादा अच्छे से कैसे प्रेजेंट कर सकती हूँ। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग भी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपने किया तो अब आपको क्या देखना है अगले 2-3 महीने में, कि क्या लोग एक एक बार ऑर्डर करके छोड़ रहे हैं या बार बार ऑर्डर कर रहे हैं। अगर एक एक बार ऑर्डर करके छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब आपके प्रोडक्ट में कमी है, अब उसको इंप्रूव करो। अगर बार बार ऑर्डर कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब अगर 10 को अच्छा लग रहा है तो क्या 100 को नहीं लग सकता?
क्या 1000 को नहीं लग सकता? 10,000 को नहीं लग सकता? कितना बड़ा बिजनेस मॉडल है, कितने पीजीज हैं पूरे इंडिया में, उन सबको आप केटर क्यों नहीं कर सकते? ऐसे बड़ा सोचते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि मैंने शुरुआत छोटी करी है तो आप छोटा ही सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि ये यहीं तक अटक जाएगा। ऐसा नहीं है, एक कदम से शुरुआत करी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एक कदम ही चल सकते हैं। एक एक कदम करके हम हजारों किलोमीटर तक चल सकते हैं ना। तो दूर तक देखो क्या हो सकता है। अगर आपके पास 10 लोगों के भी रिपीट ऑर्डर्स आ सकते हैं रेगुलरली, तो समझ जाओ कि यू आर इन फॉर समथिंग वेरी बिग। 10 के आ सकते हैं तो 100 के भी आ सकते हैं, 1000 के भी आ सकते हैं, 1 लाख के भी आ सकते हैं। मतलब जो हमने पैसे की बात करी, 80,000 रुपये महीना नहीं है, फिर वहां पर 8 लाख रुपए महीना है, अगर यहां तक आप सोच पा रहे हो। बिजनेस मॉडल आपको क्लियर हो गया? वेरी मच। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। विश यू ऑल द बेस्ट।